एनसीईआरटी के सिलेबस में भी हमने देखा है किस तरीके से बीजेपी का अपना आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, जिसको सिलेबस मेकिंग में पूरी तरीके से सुपर इम्पोज किया जा रहा है। सुपर इम्पोजिशन का मतलब ये है कि इसके लिए स्टूडेंट से कंसल्टेशन नहीं किया जा रहा है, ए बी कि इसमें ये भी नहीं केंद्र में रखा जा रहा है कि ये डिसीजन, ये क्वेश्चन, ये चेंज स्टूडेंट्स के हित में है भी या नहीं है। तो साफ सी बात है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी और जो स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके के डिस्टॉर्शन से, इस तरीके के सिलेबस मेकिंग में चेंजेस से वो साफ साफ समझ रहे हैं कि आपको क्या लगता है इससे क्या फ़ायदा है, किस वजह से किया जा रहा है ये बहुत इसके पीछे जो कारण है, जो मंशा है, उन्हें डिकोड कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। साफ सी बात यह है कि जो बीजेपी है, जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में जो लोग पढ़ लिख पा रहे हैं या पढ़ने लिखने के स्तर तक पहुंच पा रहे हैं, वो कुछ चीज़ों के बारे में क्रिटिकली सोच पाएँ, वो इन चीज़ों के बारे में समझ पाए, एक समझ विकसित कर सके कि हमारे समाज में किस तरह से जातिवाद व्याप्त है आज के समय में, तो उसकी जड़ें क्या रही हैं, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके पीछे किस तरीके से एक बड़े हिस्से को हमारे समाज के शिक्षा से बराबरी का तो अधिकार छोड़ दीजिए, मतलब एक डिग्निटी से, मतलब एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी पाने के अधिकार से किस तरह से वंचित रखा गया है। कई सदियों तक लोगों पर किस तरह के शोषण हुए, उसके खिलाफ लोगों के कैसे आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को, उन विद्रोहों को, उनकी चिंगारी को लोगों के बीच में भड़कने से रोकने के लिए इस तरीके मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। दरअसल इस वक्त मैं आर्ट फैकल्टी के पास मौजूद हूँ और मेरे साथ तमाम युवा छात्र जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय कुछ पीएचडी कर रहे हैं, कुछ मास्टर्स कर रहे हैं, उनके साथ मौजूद हूँ। इन लोगों से बातचीत करना आज बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको बताना चाहूँगी कि जिस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में BR अम्बेडकर से रिलेटेड एक एक्स्ट्रा कोर्स करवाया जाता था, अब उसे कहीं ना कहीं हटाने की बात की जा रही है। और साथ ही साथ आज ही के दिन, यानी कि आज पूरे 9 साल हो चुके हैं बीजेपी सरकार को सत्ता में आए हुए। उसके बाद उन लोगों का तो कहना है कि 9 साल बेमिसाल, लेकिन जनता और ख़ास तौर पर युवा क्या सोचते हैं कि क्या सच में वो 9 साल बेमिसाल रहे या नहीं, इसी से रिलेटेड आज बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदिता है। मुदिता, क्या कहना चाहोगी दिल्ली विश्वविद्यालय में जिस प्रकार से उस कोर्स को हटाने की बात की जा रही है, एक्स्ट्रा कोर्स जो था, आपकी क्या राय है? एक इलेक्टिव कोर्स ऑफ़र होता है अंबेडकर की फ़िलॉसफ़ी पे स्टूडेंट्स को। इलेक्टिव है ये, यानी कि ये पहले से ही मैंडेटरी नहीं है स्टूडेंट्स के लिए और काफ़ी सॉट आफ्टर कोर्स है, इसीलिए ये इलेक्टिव के तौर पे इतने टाइम से है, मतलब अभी है कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटी में था। अब साफ सी बात है कि एक डिस्टॉर्शन है। एनसीईआरटी के सिलेबस में भी हमने देखा है किस तरीके से बीजेपी का अपना आइडियोलॉजिकल एजेंडा है, जिसको सिलेबस मेकिंग में पूरी तरीके से सुपर इम्पोज किया जा रहा है। सुपर इम्पोजिशन का मतलब ये है कि इसके लिए स्टूडेंट से कंसल्टेशन नहीं किया जा रहा है, ए बी कि इसमें ये भी नहीं केंद्र में रखा जा रहा है कि ये डिसीजन, ये क्वेश्चन, ये चेंज स्टूडेंट्स के हित में है भी या नहीं है। तो साफ सी बात है कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी और जो स्कूल के भी स्टूडेंट्स हैं, इस तरीके के डिस्टॉर्शन से, इस तरीके के सिलेबस मेकिंग में चेंजेस से वो साफ साफ समझ रहे हैं कि किस तरीके का एक आइडियोलॉजिकल एजेंडा फर्दर किया जा रहा है, और सैफ्रनाइजेशन हम देख सकते हैं साफ। और ये एक पहला मूव नहीं है, इसकी बुनियादी तौर पे आपदा के समय में अवसर खोज के नई शिक्षा नीति 2020 इसका फाउंडेशन रख चुकी है, जिसके तहत बहुत सारे एंटी स्टूडेंट डिसीजंस, फैसले यूनिवर्सिटी की तरफ से लगातार आते रहते हैं। अब चाहे FYUP को कॉलेजेस के बीच में बिना स्टूडेंट से कंसल्ट किए, बिना टीचर्स और पूरी फ्रेटर्निटी से कंसल्ट किए थोपा जाना हो। सवाल ये है कि आखिरकार जिस प्रकार से इसे हटाने की बात की जा रही है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ज़रूरी नहीं है, युवा के तौर पर और बतौर, क्योंकि आप लोग छात्र भी हैं, तो क्या सोचते हैं? देखिए, साफ सी बात है, एजुकेशन के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी के अंदर ये सारे डिसीजंस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज़्यादा वीकन करने के लिए और ज़्यादा डाइल्यूट करने के, उसके स्तर को गिराने के मकसद से लाए जा रहे हैं, जो कि बहुसंख्यक छात्रों के हित का विरोधी है। साफ तौर से बात यह है कि आप अभी के समय में देखें तो शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स का और ज़्यादा इंक्लूजन होना रेगुलर मोड में यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, ये नहीं सुनिश्चित कर रही हैं हमारी एजुकेशनल पॉलिसीज़। साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि जब ये किया जाता है तो आप लोगों से पूछताछ की जाती है?
किसी तरह की पूछताछ नहीं की जाती है, क्योंकि ये टॉप डाउन मॉडल चल रहा है काफ़ी टाइम से। और इसके लिए 2020 की जो शिक्षा नीति है ये पहली नहीं है, उसके पहले से जो सक्सेसिव एजुकेशन पॉलिसीज़ रही हैं उन सभी ने एक नींव रखी हुई है कि किस तरह से लगातार आप पब्लिक फंडेड एजुकेशन को और ज़्यादा इंक्लूसिव और ज़्यादा बैकवर्ड सेक्शन से आने वाले स्टूडेंट्स, बहुसंख्यक स्टूडेंट्स के हित का बनाए जाने की बजाय उसको और ज़्यादा एक्सक्लूजनरी बना रहे हैं। ऐसा बना रहे हैं कि केवल एक अभिजात हिस्से तक ही पहुंच पा रही है। और अभी के समय में जो एजुकेशन का लेवल है उसमें साफ तौर पर हमें बीजेपी का आइडियोलॉजिकल एजेंडा फर्दर होते हुए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को डाइल्यूट करते हुए हम साफ तौर पर देख पाते हैं। आपको क्या लगता है इससे क्या फ़ायदा है, किस वजह से किया जा रहा है ये बहुत इसके पीछे जो कारण है, जो मंशा है, उन्हें डिकोड कर पाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। साफ सी बात यह है कि जो बीजेपी है, जो एजुकेशन सिस्टम है, हमारे यूनिवर्सिटी के अथॉरिटीज़ हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे समाज में जो लोग पढ़ लिख पा रहे हैं या पढ़ने लिखने के स्तर तक पहुंच पा रहे हैं वो कुछ चीज़ों के बारे में क्रिटिकली सोच पाएँ, वो इन चीज़ों के बारे में समझ पाए, एक समझ विकसित कर सके कि हमारे समाज में किस तरह से जातिवाद व्याप्त है आज के समय में, तो उसकी जड़ें क्या रही हैं, उसका इतिहास क्या रहा है, उसके पीछे किस तरीके से एक बड़े हिस्से को हमारे समाज के शिक्षा से बराबरी का तो अधिकार छोड़ दीजिए, मतलब एक डिग्निटी से, मतलब एक सम्मानजनक ज़िंदगी जी पाने के अधिकार से किस तरह से वंचित रखा गया है। कई सदियों तक लोगों पर किस तरह के शोषण हुए, उसके खिलाफ लोगों के कैसे आंदोलन हुए, उन आंदोलनों को, उन विद्रोहों को, उनकी चिंगारी को लोगों के बीच में भड़कने से रोकने के लिए इस तरीके के 9 साल बेमिसाल बीजेपी का एक नारा है, क्या राय है आपकी? देखिए, अगर ये बेमिसाल हैं तो बहुत ही सिंपल आंकड़े अगर कोई उठा के देख ले कि अभी के समय में बेरोज़गारी की दर कोविड के समय के बाद से खासकर अनप्रेसिडेंटेड हाई रही है। उसके अलावा हम देखते हैं हर क्षेत्र में निजीकरण को खुली छूट मिली हुई है। रेलवेज़ बढ़ाए जाने के बजाय रेलवेज़ को बेचा गया, हेल्थ केयर को जनता तक पहुंचाए जाने के बजाय पब्लिक हेल्थ केयर का निजीकरण हुआ, शिक्षा को खुली तौर पे बेच दिया गया। नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा हमारे बीच में मौजूद है, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमने देखा हुआ है किस तरीके से। यूजीसी का फंड बंद कर दिया गया है, जो फंड ग्रांट मिलती थी यूनिवर्सिटीज़ को, ग्रांट बंद हो गई है। हायर एजुकेशन फंडिंग एजेंसी हेफा से लोन लेना पड़ता है यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को। और ये तो केवल रोज़गार और शिक्षा की बात हो गई। आप आस पड़ोस अपने देख लीजिए, लोगों के जो वेजेस हैं, वेजेस में कितने डिस्पैरिटी है, वर्क प्लेस पे कितने राइट्स हैं, नहीं है। आपदा के समय अवसर खोज के बहुसंख्यक आबादी जो पहले से ही बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही थी, उसके काम के घंटे 8 से बढ़ाकर जब 12 कर दिए जाते हैं, लोगों के पास बीमार होने पर अगर उपचार नहीं है, उनके पास 3 वक्त का खाना नहीं है, अगर ठीक है, उनकी जीविका ऐसी है कि बड़ी मुश्किल से फैमिली का किसी तरीके से गुजारा हो पा रहा है, और उसके अलावा लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है। कह रहे हैं आत्मनिर्भर बन रहा है युवा, खास तौर पर आत्मनिर्भर भारत की ओर चल रहे हैं, तो आप लोग आत्मनिर्भर बना रहे हैं। देखिए, ये हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसी सरकारें हैं कि जिनका हम क्या कहें, कि नेशनल टेलीविज़न पे आके लोगों से कहते हैं कि आप किली पॉल की तरह आप सब लोग रील बना बना के अपना करियर बना सकते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री इस तरह के कमेंट पास मतलब इस तरीके की बात करके अगर आत्मनिर्भर भारत का सपना देखता हो, तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए विडंबना वाली बात है और पड़ाव है कि लोगों से सबसे ये कहा जा रहा है कि आप मतलब शिक्षित होने की बजाय, आप शिक्षा हासिल करने की बजाय आप आपत्ति क्या है आपको? अगर रील बनाकर भी पॉपुलर हो रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो उससे आपत्ति क्या हो सकती है? क्या सारी जनता, और सारी छोड़ दीजिए, बहुसंख्यक जनता इसको अपने क्या कहते हैं अपनी इनकम का साधन बना सकती है क्या? नहीं संभव है ना। तो बेसिकली आप लोगों को एक होड़ में लगाना चाहते हैं जिसमें कि वो भटकावे की एक दुनिया में रहें। वो हमारे आस पड़ोस क्या हो रहा है, उनकी खुद की क्या समस्याएं बनी हुई हैं, उनके आंखों के नीचे से क्या क्या वर्क प्लेस राइट्स उनके छीन लिए जा रहे हैं, क्या शिक्षा के अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, क्या क्या उनके राइट टू वर्क, राइट टू वेजेस, राइट टू हेल्थ केयर, ये सब छीने जा रहे हैं। इनके बारे में लोग ना सोच पाएँ और केवल एक दूसरी दुनिया में खोए रहें, भटके रहें, उसके प्रति सीधा सीधा एक रुझान और एजेंडा और मोटिव दिखता है। आपका क्या नाम है? मधुलिका। आपकी क्या राय है? ये 9 साल कितने बेमिसाल रहे हैं और साफ तौर पर जिस प्रकार से कोर्स को हटाने की बात की जा रही है, क्या राय है? देखिए, कोर्स में चेंजेस काफ़ी सारे लाए गए हैं, चाहे वो सेकेंडरी एजुकेशन हो या कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल्स पे अगर देखा जाए तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के एक तरीके से चेंजेस करे गए हैं। जैसे कि सोशोलॉजी का अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैं सोशोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो बहुत सारे कंटेंट में
बहुत सारा कंटेंट हटाया गया है, जैसे कि सवाल ये है कि क्या ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है? जिस प्रकार से बताया जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत ये बदलाव किए जा रहे हैं, आप लोगों को सच में ऐसा लगता है? ये डिफॉर्म ही है हम मतलब बता दो। हाँ, तो जैसे अब इसमें फ़ायदा क्या है, अगर आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि अब हिस्ट्री का कोर्स ऑफ हिस्ट्री को ही इसमें आपने ऑल्टर कर दिया है और कुछ ही कुछ सिलेक्टिव चीज़ें दिखाना चाहते हैं और बहुत सारी चीज़ें आप सीधा सीधा हटा दे रहे हैं, तो ये है कि आप किस तरह से हिस्ट्री, किस तरह से चीज़ें हुई हैं, किस तरह से हम एक प्रेजेंट सिचुएशन पे आए हैं, ये सारी चीज़ें आपने कुछ अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए हैं। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इंसान पढ़ रहा है उसको सारी चीज़ों का होल में या होलिस्टिकली वो कितना व्यू कर पा रहा है चीज़ों को, ये तो आपने अपने हिसाब से चेंजेस कर दिए उसमें। अच्छा, 2024 के चुनाव भी नज़दीक हैं और बीजेपी कह रही है कि उनके 9 साल बेमिसाल रहे हैं। युवा क्या सोचता है, क्योंकि उनके लिए बड़ा दावा किया गया था 2 करोड़ रोजगार को लेकर, हालांकि विपक्ष घेरता रहा है ये कहते हुए कि वो रोजगार मिला नहीं। देखिए, रोज़गार को लेके ऐसा तो नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट का कोई बीजेपी के आने के बाद से अनएम्प्लॉयमेंट एकदम अनएम्प्लॉयमेंट जो रेशियो या रेट रहा है जो एकदम ही कम हो गया है, या बहुत सारे लोगों को, इतने सारे युवाओं को रोज़गार मिला है। अगर रोज़गार मिल भी रहा है तो इतना जो एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, जो इतना काम कर रहे हैं, उससे बहुत ही कम उनको सैलरीज़ मिल रही हैं। ये बहुत सारे जो जैसे कि वर्कर पॉलिसीज़ थे, जो वर्कर्स के हित में जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो सारी धीरे धीरे करके स्क्रैप करी जा रही हैं। तो 9 सालों में आपको ये बेमिसाल लगे या नहीं? पर्सनल तौर पर मैं पूछना चाहूँ। नहीं लगे, क्योंकि अब मैं एक तरीके से मैं एक महिला हूँ। अगर आप वुमेन सेफ्टी के ऊपर बात करें तो इतने सालों में मुझे नहीं लगता कि हम इस स्टेज पे पहुँच पाए हैं कि कोई भी महिला, आम महिला सेफ फील कर रही है। जैसे कि हम रेसलर्स प्रोटेस्ट की बात एक एग्जांपल ले सकते हैं। जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं वो सेक्सुअल हैरेसमेंट फेस कर रहे हैं, उसके बाद उनको जस्टिस लेने में अपना एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ रहा है। अभी भी कोई चांसेस नहीं दिखाई दे रहे हैं कि क्या चीज़ें हो रही, जो उनका जो हरासर है वो खुला घूम रहा है और कोई इसके खिलाफ चार्जेस नहीं अभी तक वो चार्जेस नहीं कोई एक्शन नहीं लिया गया है उसके लिए। तो मैं एक लेवल पे, या हम जो आम महिलाएं हैं जो इनफैक्ट जो मिडिल क्लास सेक्शन से आते हैं उसकी तो हम बात भी नहीं कर रहे। अगर हम अच्छा, आप क्या कहना चाहती हैं कि आप सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं? हाँ, मैं सुरक्षित नहीं महसूस करती। नहीं, कब महसूस? वो कोई एक समय होता है, रात के समय, दोपहर में, या आते जाते कभी भी आप सुरक्षित? और ये सवाल सबसे ही है। ये देखिए, सुरक्षित महसूस करने का अगर सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये देश की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर भी बहुसंख्यक महिलाएं असुरक्षित माहौल में ही रहती हैं। ये दिल्ली में हाल ही की घटना है, मार्च के एंड की बात है, 28 तारीख को यहाँ के पॉश इलाके सिविल लाइंस जहाँ सीएम रहते हैं, बड़े बड़े मंत्री रहते हैं, जहाँ पर बगल में बहुत बड़ा थाना है, वहाँ पे आईपी कॉलेज के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की घटना होती है। कई दिन तक उसको लेकर छात्र और युवा और महिलाएं प्रदर्शन करते हैं। मैं खुद आईपी कॉलेज की फॉर्मर स्टूडेंट रही हूँ। उसके बाद क्या नतीजा निकलता है कि हमें ही हताश कर दिया जाता है पूरी तरह से। जैसे अभी तक का ज़्यादातर स्ट्रगल्स रहे हैं सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, तो उसमें गवर्नमेंट का और अथॉरिटीज़ का यही रवैया रहता है कि बेसिकली अगर वहाँ पर भी महिलाएं सेफ़ नहीं हैं, अगर जो रेसलिंग फेडरेशन से जुड़ी हुई जो देश के लिए मेडल आ रही हैं वो भी सेफ़ नहीं है, अगर उनकी भी जस्टिस लेने की प्रक्रिया में इस तरीके से आपको झुलसा दिया जा रहा है, तो ये साफ सी बात है कि इस देश की जो बहुसंख्यक महिलाएँ हैं, युवा हैं, वो किस तरीके से न्याय की प्रक्रिया में ही और इस समाज में रहने की, भारतीय समाज में रहने की प्रक्रिया में कितना झुलस जाते हैं, कितना परेशान हो जाते हैं, ये हमने देखा हुआ है। जाहिर तौर पर जिस प्रकार से आप बता रही हो, ये तमाम युवा हैं, तो इनकी राय जानना ज़रूरी है। आप क्या कहना चाहोगे ज्योति? देखिए, आज जो 9 साल हो गए हैं मोदी की सरकार को, तो ये मैं कुछ 9 साल के आंकड़े बताना चाहूँगी कि सरकार के द्वारा जो जनता को मिले हैं। पहली बार तो मैं शिक्षा की बात करूँगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो हायर एजुकेशन में जैसे तैसे भी 2% सरकारी स्कूल का बच्चा पहुंच पाता था, उनके लिए भी रास्ता बंद किया गया है। एजुकेशन में किस तरीके से दोहरापन है, ये बहुत बड़ी संख्या में बढ़ गया है। दोहरापन इसलिए कि बहुत फ़ीस हाइक हुई है, प्राइवेटेशन को बढ़ावा दिया गया है, सीटों में बहुत कमी है, सीटों को बढ़ाया नहीं गया है कई सालों से, तो उसमें वंचित छात्र जो जैसे तैसे भी करके आगे पहुंचने की उम्मीद रखते हैं हायर एजुकेशन में, वो बहुत बड़ी संख्या में, मास की संख्या में आगे नहीं पहुंच रहे हैं। और वहीं पे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग है SOL, जो कि शिक्षा में अगर देखा जाए DU का ही पार्ट है, जहाँ पे 5 लाख स्टूडेंट पढ़ते हैं, जहाँ पे ना तो
शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, ना तो लाइब्रेरी की सुविधा है, ना तो उनको क्लासेस टाइम से मिलती है, ना तो बुक्स मिलती है। तो उस व्यवस्था में कैसे कोई स्टूडेंट आगे निकल पाएगा, कैसे बढ़ पाएगा, कैसे नौकरी आपकी ले बातों से तो साफ तौर पर लग रहा है कि 9 साल बेमिसाल आपके लिए तो नहीं रहे, तो क्या इस बार बदलाव होगा? देखिए 9 साल बेमिसाल किसके लिए रहे वो भी बताना चाहूँगी। कुछ बिंदुओं के साथ मैं जब तक पूरी कंप्लीट बातें नहीं होगी तो शायद मैं नहीं समझा पाऊँगी जो भी इस बात को समझना चाहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैंने बता दिया, और वहीं वो शिक्षित नहीं हो रहे हैं छात्र, तो वो आगे रोजगार कैसे लेंगे। और बहुत बड़ी संख्या में जितने आंकड़े दिखाती है सरकार, जितने बड़े बड़े फ्लैक्स लगाती है, होर्डिंग लगाते हैं, करोड़ों रुपए प्रचार प्रसार में ख़त्म किया जाता है, खर्च किया जाता है। वो पैसा अगर एजुकेशन में लगता, हमारी डिमांड भी रही है, मैं क्रांतिकारी युवा संगठन की सदस्य रही हूँ, हम लोगों ने DU में अलग अलग संघर्ष किए हैं एजुकेशन के मामले में, जो कि समान शिक्षा के लिए किए हैं। तो KG से लेकर PG तक हमारा डिमांड है कि ये सरकार शिक्षा में हमें दे, लेकिन शिक्षा में युवा मतलब भारत सरकार जो जिस तरीके से कह रही है कि मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल, उनके बेमिसाल उन्हीं के लिए हो जो अडानी अंबानी हैं, जो पूरे विश्व भर में नंबर 2 पे आ रहे हैं। और पूरे लॉकडाउन के कारण किसी मजदूर, गरीब और वंचित परिवारों के लोगों की जो आमदनी एकदम हाथों हाथ से कुछ भी नहीं बची है, उसी दौरान अंबानी अडानी के पैसे जो रेशियो जो बढ़ता है, ये बेमिसाल भारत सरकार का पूंजीपतियों के साथ दिखाई देता है, जनता के साथ नहीं दिखाई देता है। वहीं और भी तौर पर बहुत तमाम चीज़ें हैं जिस प्रकार से ये युवा बता रहे हैं। युवाओं से बात करना और छात्रों से बात करना और ख़ास तौर पर लड़कियों से बात करना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग तमाम सवाल उठाते हैं, फिर वो चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो या महिला सुरक्षा की बड़ी बड़ी बातें हों। इन लोगों का कहना है जिस प्रकार से सरकार का नारा रहा है कि 9 साल बेमिसाल, इनमें से एक भी युवती मुझे ऐसा नहीं लगता जो मानती है कि ये 9 साल सच में बेमिसाल रहे हैं। बेमिसाल रहे हैं, एक्चुअली बेमिसाल रहे हैं कुछ लोगों के लिए। जो 1% से भी कम आबादी है हमारे देश की, उसके लिए ये 9 साल बिल्कुल बेमिसाल रहे हैं। जिसने आपदा के समय में भी अवसर खोज के अपनी जो पूंजी है, अपना जो धन दौलत है, उसको दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ते हुए देखा है। अब अंबानी जी हों, अडानी जी हों, जो बड़े बड़े पूंजीपति हमारे आस पड़ोस है, जिनके हाथ में अभी आज के समय में हमारा जितना पब्लिक सेक्टर यूनिट्स था बचा कुचा, वो सब बेच दिया गया है। जो हमारे माननीय प्रधान सेवक जी के श्री चरणों में, तो जाहिर तौर पर ये कटाक्ष कर रही हैं, क्योंकि बेमिसाल आम जनता के लिए कहे गए थे। मेरा ईमान, महिलाओं का सम्मान करके बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन जैसा इन्होंने बताया कि कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है जहां पर ये सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी जिस प्रकार से केसेस मामले सामने आते हैं, बतौर ये तमाम छात्राएं प्रदर्शन करती हैं, बावजूद इसके न्याय नहीं मिलता। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि महिलाओं की इस देश में सुरक्षा कितनी बड़ी है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। ये थे हमारे साथ DU के बेबाक छात्र। फिलहाल आप लोग अपनी राय जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।